दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ नए तथ्यों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 20। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए एक स्थान के बारे में पूछा गया है कि मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सारनाथ को मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 साथियों को दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो याद रखिएगा मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ पर बनवाया था। ऑप्शन है बोध गया, राजगृह, कुशीनगर या सारनाथ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सारनाथ में। दोस्तों गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र गढ़वाल, जिनका समयकाल 1114 से 1155 तक था, उनकी एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाया था। और आप जान लीजिए जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था। ऑप्शन देखिए भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। याद रखिएगा आर्यों के प्रमुख देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जिनका मानवीकरण किया गया है। और ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता के रूप में किया गया है। और इस काल में यज्ञ की प्रधानता थी। वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की जानकारी मिलती है। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। ऑप्शन देखिए लौरिया नंदनगढ़, सांची, सारनाथ या कौशाम्बी। तो सही उत्तर है लौरिया नंदनगढ़। दोस्तों चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित है और इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति बनी हुई है। तो याद रखिएगा चंपारण में स्थित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास से कि आर्यभट्ट कौन थे। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ये 5वीं शताब्दी में पैदा हुए भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। और इन्होंने यानी आर्यभट्ट ने बीज गणित की स्थापना की और ज्योतिष को गणित से अलग किया। आर्यभट्ट की रचना जो है वो आर्यभट्टियम है। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का प्रारंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा या भारोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, जिनमें विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। सबसे पहले सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित है। तो नदियों में भोगवा, घग्घर, रावी और सतलज दिए गए हैं और यहाँ पर आपको हड़प्पा संस्कृति की बस्ती। तो याद करिए हड़प्पा, तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर है और लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। रोपण जो है दोस्तों ये सतलज नदी के तट पर। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो सही मिलान आप इस तरह से इसका कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? मुगल, आर्य, अफ्रीकन और अंग्रेज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पहली बार भारत में आकर बसने वाले आर्य लोग थे और इनका अस्तित्व जो है 1500 AD 1500 BC यानी ईसा से 1500 वर्ष पूर्व तक रहा है और भारत में मुगल 1526 में और अंग्रेज सन 1600 में आए थे, 1608 में। तो 1500 ईसा पूर्व से दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का समय रहा और आर्य पहल भारत में ये बाहरी लोग थे जो आकर बसे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? देखिए महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त से। और इलाहाबाद में जो कौशाम्बी अभिलेख है मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, लेकिन इससे समुद्रगुप्त के अभियानों के संबंध में जानकारी मिलती है। और दोस्तों आप जान लीजिए मुगल शासक अकबर ने प्रयाग के किले का निर्माण कराया था और उसी ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था और उसने राजकीय आदेश के जरिए अशोक के कौशाम्बी स्थित स्तंभ को मंगाकर किले में सुरक्षित करवाया था और इस स्तंभ लेख पर जहांगीर और बीरबल के लेख भी अंकित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। इसमें देखिए कथन है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो इसमें देखिए मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश यानी आंध्र वंश के शासकों ने किया था और भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह का विवरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता है, इसलिए कारण आर गलत है। अगला प्रश्न, कूट के आधार पर आपको सही उत्तर देना है। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली। ये 4 ग्रंथ दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि हर्ष ने किन रचनाओं का लेखन किया था। तो उत्तर है दोस्तों, हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। देखिए प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाटकों के प्रणयन के लिए भी जाना जाता है। तो 1, 2 और 4 ये जो नाटक हैं ये हर्ष के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? देखिए इसमें है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या फिर धारणीय मानसिक अवस्था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। दोस्तों ये बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। और आप जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? वो है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और आप जान लीजिए दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में ही हो सकती है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है।
अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं दोस्तों वो गौतम हैं। आप जान लीजिए, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के बादरायण और लोकायत दर्शन चारवाक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला, भरदूत मूर्तिकला या गांधार मूर्तिकला? तो सही उत्तर है हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग गांधार मूर्तिकला में किया जाता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो गांधार मूर्तिकला है ये कला कुषाण काल में पनपी और विकसित हुई। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई और ये मूर्तिकला यूनानी रोमन कला से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल काल में जो नटराज की कांस्य प्रतिमा थी उसमें देवताओं की आकृति प्रायः है अष्टभुज, खटभुज, चतुर्भुज या द्विभुज? तो सही उत्तर है चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा है उसमें देवता की आकृति चतुर्भुज है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि चोल काल में जो मूर्तिकला की प्रसिद्धि का आधार रहा है ये नटराज की कांस्य प्रतिमा का निर्माण, और नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः चतुर्भुज हुआ करती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक संवत आरंभ होता है कब से? तो उत्तर है 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ होता है। और इसका शुरुआत किसने किया था? तो आप जानते हैं कनिष्क। याद रखिएगा दोस्तों, कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत का प्रवर्तन किया था। चौथी बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के समय में ही कश्मीर में आयोजित हुई और कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की। और दोस्तों चीन के राजा पांचाऊ ने कनिष्क को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यौधेय। देखिए, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, शिव, इंद्र या कार्तिकेय? तो सही उत्तर है कार्तिकेय। दोस्तों यौधेय लोग आयुधजीवी गढ़ के थे। इन्होंने यौधेयगढ़ नाम से अपने सिक्के चलाए और तीसरी शताब्दी के यौधेयगढ़ के सिक्के उनकी मूल भूमि सतलज यमुना के बीच का प्रदेश कांगड़ा, देहरादून, दिल्ली, सहारनपुर आदि स्थानों में पाए जाते हैं। और दोस्तों आप जान लीजिए कि इनके सिक्कों पर यौधेय गणस्य जय और अंकित रहता है और दूसरी ओर कार्तिकेय का चिन्ह अंकित रहता है। तो याद रखिएगा कार्तिकेय जो है इनके आराध्य देव हैं और यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो उत्तर है कठोपनिषद में। दोस्तों आप जान लीजिए कि कठोपनिषद में ब्रह्म को प्रकाश पुंज कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा अपनी ज्योति से जो है प्रकाशित होती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इसमें सूर्य और चंद्रमा अपनी ज्योति से प्रकाशित नहीं होते वरन ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशित होते हैं। और इसी उपनिषद में आध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब होता है? तो ऑप्शन है आपके पास निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा कि प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, मध्य पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में अग्नि की खोज की गई थी और मानव ने मांस को पकाकर खाना प्रारंभ किया। मध्य पाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व में हुई थी और इस काल में पशुपालन को पर्याप्त महत्व दिया जाने लगा था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन देखिए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 21 अप्रैल। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। और आप जान लीजिए, शक संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया। शक शासक पहले कुषाणों के अधीन थे और इस संवत का प्रयोग करते थे, अतः इसका नाम शक संवत पड़ा और यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। और इसमें जो हमारा चैत्र का पहला दिन है, ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित जो कैलेंडर है, उसमें 21 अथवा 22 मार्च को आता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें वैदिक नदियां दी गई हैं और आधुनिक नाम यानी गंडक, काबुल, रावी और सतलज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुभा। कुभा को प्राचीन काल में काबुल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो है परुशड़ी, रावी को पहले परुषी के नाम से, सदानीरा जो है ये गंडक नदी, वर्तमान में जो गंडक है वो पहले सदानीरा, और जो सतलज नदी को वैदिक काल में शत्रुद कहा गया है। तो आप मिलान करेंगे तो सही मिलान हो जाएगा। यहाँ पर कुभा का काबुल, परुशड़ी का रावी और इसके अलावा सदानीरा का गंडक और शत्रुद का सतलज। तो सही कूट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न एक ग्रंथ के बारे में पूछा गया है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक रचना का नायक कौन था? ऑप्शन देखिए, पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। दोस्तों अग्निमित्र जो है वो कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम नाटक में जो है उसका नायक है। मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने 5 अंकों में की है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। इसके अलावा भारत के शेक्सपियर की 6 और महान रचनाएं हैं, जिसमें रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? आपको बताना है। देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? तो सही उत्तर है ब्राह्मी। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और ये प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। पहले सबसे प्राचीन 2 से 7वें मंडल हैं और मंडल 1 और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी जिसका बार बार वर्णन आया है वो नदी कौन सी है वैदिक साहित्य में? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? सही उत्तर है आपका सिंधु नदी। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। और देखिए सिंधु नदी वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों में वर्णन आया है। सिंधु वैदिक साहित्य में सब वर्णित सप्त सैंधव यानी 7 नदियों में सबसे प्रमुख नदी थी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी बड़ा महत्व था और सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक या सिंबॉलिक है? बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा या फिर दहेज प्रथा? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों दहेज प्रथा, ऑप्शन डी। दोस्तों दहेज प्रथा जो है वो ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दी जाती थीं, जिसे कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है। तो उत्तर है मनु को।
मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। उनके ग्रंथ मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र कहा गया है और ये लौकिक संस्कृत भाषा में पदात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें कुल 2694 श्लोक हैं और आप जान लीजिए मनुस्मृति में चारों वर्णों की तुलनात्मक जानकारी है। इससे जुड़े बहुत सारे नियम, उपनियम और उनके अधिकार और कर्तव्य वर्णित हैं। मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लूल भट्ट ने मनुस्मृति पर टीकाओं की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आपके लिए नया प्रश्न है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का। ऑप्शन है कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या वैशाली। तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र का। दोस्तों बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्र के लिए किया जाता है और यहाँ पर हुए उत्खनन में कुम्हरार एवं बुलंदी बाग से पाटलिपुत्र से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें कौन सा जो है आपको बताना है कि कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है कोड के आधार पर। तो इसमें तीनों ही सिद्धांत यानी 1, 2, 3 ये तीनों ही सिद्धांत दोस्तों जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव और अजीव नामक दो स्वतंत्र तत्वों से मिला है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव जड़ तत्व है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। कर्म जो कि सूक्ष्म तत्व और सूक्ष्म पदार्थ है जीव में प्रवेश करके जीव के साथ संयुक्त हो जाता है और उसे संसार की ओर खींच लेता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव का कर्मों से मुक्त होना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी सम्यक आचरण। और भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या या काया क्लेश पर बल दिया था। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके 1, 2, 3 तीनों ही जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप हैं। अगला प्रश्न है किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिलता है। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो सही उत्तर है लोथल से। दोस्तों आप जान लीजिए कि लोथल गुजरात से प्राप्त अवशेषों में 3 युगल समाधियां, बंदरगाह, धान और बाजरे का साक्ष्य है। फारस की मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति और यहाँ से डबल बरियल यानी द्विशव संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर समुद्र से जुड़ा हुआ बंदरगाह है। इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है कहाँ से। तो सही उत्तर है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था और उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की राजधानी थी, देखिए मदुरई, पाटलिपुत्र, मिथिला या फिर कन्नौज। तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र। आप जान लीजिए प्राचीन भारत का जो राजनीतिक केंद्र था पाटलिपुत्र था और इसीलिए पाटलिपुत्र भारत की प्राचीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता था जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए शिमुख जो है किस वंश का संस्थापक था। तो उत्तर है
सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्रभृत या आंध्र जाति कहा गया है। इस वंश की स्थापना शिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के सुशर्मा की हत्या करके की थी। शिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी नाना घाट अभिलेख में मिलती है और पुराणों में शिमुक को सिंधु, सिसुक, शिप्रक और विसल आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, द्यौस या फिर इंद्र? तो सही उत्तर है बृहस्पति। दोस्तों, वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। इंद्र को आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता, युद्ध में विजय दिलाने वाला और पराक्रमी देव माना गया है। और देव देवता आकाश से यानी अंतरिक्ष से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, इसमें बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला प्रश्न है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमंदेही, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की? तो सही उत्तर है मास्की। दोस्तों, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उद्गोलन के अभिलेखों में मिलता है। ऐसे ही रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो आप जान लीजिए, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडल वन या कुंडलपुर है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन याद रखिएगा, कुंडलपुर ये महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम ने। ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए सही उत्तर है। रुद्रदामन प्रथम ने बिना कर लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्यों का निर्वाह किया और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? तो सही उत्तर है राखीगढ़ी। भारत में स्थित राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा राज्य में है और ये हड़प्पा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का विशालतम पुरास्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ऑप्शन है अभिसार, ग्लौसाई, कठ या मस्सग? तो सही उत्तर है मस्सग। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के साथ युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद अश्वक की राजधानी मस्सग की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया और युद्ध में बड़ी संख्या में स्त्रियां मारी गई थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष सही सुमेलित नहीं है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास सही सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही सुमेलित है। सौंदरानंद अश्वघोष सही सुमेलित है। कर्पूर मंजरी की रचना दोस्तों आप जान लीजिए, राजशेखर, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और लेखक राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा सही कालानुक्रम है? इसमें सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी का नाम दिया है। तो आप जान लीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ये जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले बहलोल लोदी, बहलोल खान लोदी, इसका समयकाल 1451 से 1489 है। दूसरे स्थान पर सिकंदर शाह लोदी यानी सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। तो बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोदी ये दोस्तों जो है अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही क्रम है।
अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उत्तर है मंसूर। आप देखिए, मंसूर जो है दोस्तों पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था और जहांगीर के काल में सर्वाधिक ध्यान चित्रकला पर दिया गया। वो खुद चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग और बिशन दास नामक सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। दोस्तों मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों और अनेके पुष्पों का कुशल चित्रकार था। साइबेरिया का बिरला सारस इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान ग्राम की मंत्रिपरिषद थी किसमें? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर में या फिर मराठा प्रशासन में? तो मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को दोस्तों अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और शिवाजी ने शासन कार्यों में सहायता के लिए इनका गठन किया था। ये सभी मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में होते थे, जिनकी भूमिका सलाहकारी थी। और मराठा शासन में राजा जो होता था वो प्रशासन का प्रधान सर्वोच्च सेनापति और न्यायाधीश होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासन के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया और उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया है। उसका नाम क्या था? तो देखिए, इसमें है जेरेनियो वेरेनियो, ओमराह दानिशमंद खा, ट्रेवेर्नियर और आस्टिन ऑफ बोर्दो। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है देखिए ट्रेवेर्नियर। आप जान लीजिए दोस्तों, फ्रेंच व्यापारी ट्रेवेर्नियर ने शाहजहां के सिंहासन मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का जिक्र किया है। मयूर सिंहासन का प्रयोग शाहजहां स्वयं को बैठने के लिए करता था। इसमें ही कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। और 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसके बाद मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था? ऑप्शन है तक्कोलम का युद्ध, तालीकोटा युद्ध, खानवा युद्ध या पानीपत का युद्ध। आपको बताना है कि कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। तो सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी, याद रखिएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध में दक्कन के सल्तनतों को जीत और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और इस हार से दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? ऑप्शन देखिए टोडरमल, मान सिंह प्रथम, बीरबल या ताल सिंह। तो सही उत्तर है मान सिंह प्रथम। दोस्तों राजा मान सिंह अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे। मान सिंह भगवान दास के पुत्र थे। अपनी बुद्धिमानी, साहस और उच्च वंश के कारण अकबर के राज्य में अग्रणी थे और राजा मान सिंह ने 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इसमें देखिए रियासत और उनके शासक, देवगिरी शंकर देव सही सुमेलित है। वारंगल रामचंद्र देव ये आपका सही सुमेलित नहीं है। होयसर बीर बल्लाल सही सुमेलित है और मदुरा बीर पांड्या सही सुमेलित है। दोस्तों वारंगल में जो है रामचंद्र देव नहीं बल्कि देवगिरी में रामचंद्र देव का शासन था। आप जान लीजिए शंकर देव राजा रामचंद्र देव का पुत्र था जो 1310 में गद्दी पर बैठा था और ये देवगिरी के शासक थे, न कि वारंगल के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखिएगा
चित्रकला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला से संबंधित हैं। और भारतीय चित्रकला के बीज आदिमानव ने पाषाण काल में गुफा चित्रण द्वारा ही डाल दिया था, जिसके प्रमाण होशंगाबाद, भीमबेटका आदि गुफाओं में मिलते हैं। और इसकी प्रमुख शैलियों में पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा शैली हैं। अगला प्रश्न आसान सा है कि निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो उत्तर है खानवा के युद्ध में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और राणा सांगा को युद्ध में पराजित किया था। वीर राजपूतों के शिरों की एक मीनार बना दी गई और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा के सामंतों ने उसे जहर देकर मार डाला था। अगला प्रश्न है बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो आप जानते हैं बीजापुर गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। और गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरा का वास्तुकार याकूत ने 1656 में इसका निर्माण करवाया था और ये गुंबद विश्व प्रसिद्ध गुंबद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आपको बताना है। अल फिहरिस्त, किताब उल बयां, मज्म उल बहरीन या सिर्र अकबर? तो सही उत्तर है दोस्तों सिर्र अकबर, ऑप्शन डी। शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्र अकबर नाम से किया। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी और दारा ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन की भी रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी मदुरै विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ऑप्शन है भारतीय, गंगा देवी, वरदाम्बिका या विज्जिका? तो सही उत्तर है गंगा देवी। दोस्तों रामेश्वरम तक अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बुक्का ने अपने बेटे कुमार कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा। इस अभियान को उसके पुत्र कुमार कंपन ने सफल बनाया। इस मदुरा विजय के विषय में कुमार कंपन की कवित्री पत्नी गंगा देवी ने अपनी रचना मदुरा विजय उल्लिखित की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली की कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष या अनंगपाल? आपको बताना है कि दिल्ली की कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो उत्तर है चंद्र के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आप जान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुबत्तुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में इल्तुतमिश अलाउद्दीन ने मरम्मत कर और बड़ा किया। महरौली का लौह स्तंभ इसी मस्जिद के प्रांगण में है और इस स्तंभ पर गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है, जिन्होंने शकों को पराजित करने की स्मृति में लिखवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए जहांगीर का शासनकाल आता है, उसके बाद मोहम्मद शाह का आएगा, फिर अहमद शाह अब्दाली और सबसे लास्ट में बहादुर शाह। तो 3, 2, 1, 4 आपका सही क्रम हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जहांगीर मुग़ल बादशाह का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी रहा है और इसके बाद जो है जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और सबसे लास्ट में बहादुर शाह, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह के रूप में शासन किया था और 1857 के विद्रोह के बाद उसे रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? यानी महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है।
तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और फारसी भाषा में संस्कृत की पुस्तकों में से महाभारत का अनुवाद नकीब खां बदायूनी, मोहम्मद शेरी द्वारा अबुल फजल और फैजी के नेतृत्व में किया गया था और इसका फारसी नाम रज्मनामा रखा गया था। रामायण का अनुवाद 1589 में बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। अगला प्रश्न है, लाल किला के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो उत्तर है शाहजहां। ऑप्शन डी। दोस्तों अकबर के समय में आगरा, लाहौर और इलाहाबाद का किला बना। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर में स्वयं का मकबरा, नूरजहां द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां ने आगरा के किले में दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण करवाया। दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला और लाल किले में बनी मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल, ये जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन। तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए। दोस्तों 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली पर गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन था और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली का पहला तुर्क शासक और तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश की विजय करके उन्हें अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में रख दिया और 1206 में उसकी मृत्यु के बाद ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान बना। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो उत्तर है अफजल खां। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1659 में बीजापुर राज्य ने अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। वाई नामक स्थान से अफजल खां ने अपने दूत कृष्णा जी भास्कर से शिवाजी को मिलने के लिए संदेश दिया। शिवाजी अफजल खां से मिले और उसकी योजनाओं को ध्वस्त करते हुए उसे मार डाला। बीजापुर का शासक उस समय आदिल शाह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? तो उत्तर है कौन सा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दोस्तों सूफी संप्रदाय क्या है? सूफी व्यक्ति को साधारणतया ब्रह्मज्ञानी और अध्यात्मवादी माना जाता है। इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी पुकारा गया। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है और सभी पदार्थों और व्यक्तियों को उस ईश्वर में माना जाता है। दोस्तों प्रमुख जो है सूफी संप्रदायों में चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी सिलसिला प्रमुख हैं और चिश्ती पंथ की स्थापना खुरासान निवासी ख्वाजा अबू सहाक सामी चिश्ती ने की थी। लेकिन भारत में सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता, जिसका पूरा नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। वो सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में उसे 1342 में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता की रचना है रहला। रहला यात्रा संस्करण में उसने भारत की राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। उसकी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानकारी संग्रहित है। तो सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था की जानकारी इब्न बतूता के रहला नामक ग्रंथ से मिलती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सूफीवाद का सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादिरिया या फिर नक्शबंदिया? तो सही उत्तर है नक्शबंदिया सिलसिला। दोस्तों, नक्शबंदी पंथ की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन ने की थी और भारत में इसका प्रचार ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था, जो काबुल से दिल्ली आए थे। इनके प्रमुख शिष्य अहमद फारूक सरहिंदी थे, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनका तर्क था कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध स्वामी और सेवक का होता है, न कि प्रेमी और प्रेमिका का। और तीनों संप्रदाय यानी सोहरावर्दिया, जियाउद्दीन अब्दुल जीव, कादरी यानी शाह नियामतुल्लाह और चिश्ती यानी मोइनुद्दीन, ये संगीत के विरुद्ध नहीं थे, जबकि नक्शबंदिया जो है ये संगीत के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? औरंगजेब, बलबन, अकबर या जहांगीर? तो सही उत्तर है अकबर ने। दोस्तों, अकबर ने 1564, याद रखिएगा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था, जो किसी मापदंड के तहत लगाया जाता था। ये एक प्रकार का सुरक्षा कर था। इसे सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी इसे लगा दिया और अकबर के प्रतिबंध के बाद औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था और अंत में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिलेगा कि जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक अकबर था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के भारतीय इतिहास के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी और रिवीजन तथा आपके मूल्यांकन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब इस प्रैक्टिस सेट का आप आप सॉल्व करें तो ईमानदारी पूर्वक अपने जो उत्तर हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ईमानदारी पूर्वक कितने प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं ज़रूर अपनी राय दूंगा कि आपकी तैयारी अभी किस तरह की है और उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।